हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए अपनी इन्वायरमेंट सीरीज में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आपका आरओआर हो जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज आने वाली आ चुकी है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस जो भी एग्जाम्स कराता है उन सभी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस आप में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट में पक्का लिखिएगा और प्लीज वीडियोस को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और डी जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आपको बताना है भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही भारत में वन्य जीव संरक्षण का कानून लागू हुआ था और इसी के तहत जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो स्थापित किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील प्रजाति अर्थात वनरेबल श्रेणी में आता है? ए एशियाई चीता, बी नीली भेड़, सी गुलाबी सिर वाली बत्तख और डी जंगली सुअर। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन है जो कि आईसीएन की संवेदनशील प्रजाति अर्थात वनरेबल श्रेणी में आता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एशियाई चीता, क्योंकि आप जानते हैं जो एशियाई चीता है वो आईसीएन की वनरेबल श्रेणी में रखा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव जिला, बी ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर जिला, सी सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिला और महावीर स्वामी अभयारण्य बस्ती जिला। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो सांडी वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका हरदोई जिले में है, बाकी सभी के सभी गलत है। जो सबको पता है ओखला जो है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, बखिरा जो है वो संत कबीर नगर में पड़ता है, उन्नाव में नहीं है। ये सारी चीज याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए चंदौली, बी फैजाबाद, सी गोंडा और डी उन्नाव। तो आपको बताना है जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंदौली, क्योंकि आप जानते हैं जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में आता है? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान और डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है जो आपको लिस्ट दी गई है इसमें से कौन सा आपका टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पूर्णतः अल्पाइन क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थापित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है? ए विश्व वन्यजीव कोष, बी संयुक्त राष्ट्र, सी यूएनडीपी और डी यूनेस्को। तो आपको बताना है भारत में जो बाघों का संरक्षण है इसके लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्व वन्यजीव कोष, जिसे हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, WWF कहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये फॉर नेचर, ये वैश्विक स्तर पर आपका वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करता है और भारत में जो बाघों के संरक्षण की परियोजना है इसमें इसका काफी सहयोग रहा है। और आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए एशियाई शेर, बी गैंडा, सी पांडा और डी हिप्पोपोटामस, जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए। आप जानते हैं जो काजीरंगा का उद्यान है ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है
कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। और वर्ल्ड में जो भी गैंडे है इसका अबाउट 70% यहाँ पे पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? ए काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी गिर और डी बांधवगढ़। तो आपको बताना है जो लिस्ट दी गई है इसमें से कौन सा आपका अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एशियाई शेरों का एकमात्र राष्ट्रीय आवास है। याद रखिएगा ये आपका 1965 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और जो एशियाई शेर है ये आपका आईयूसीएन की इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रदूषक भूजल में रिसकर नीचे की ओर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए अर्थीज, बी लीचेज, सी पार्कोलाइडल और डी पार्कोलेट्स। तो आपको बताना है जो जल भूजल से रिसकर नीचे की ओर जाते हैं, डाउनवर्ड्स जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, इन्हें हम लीचेज कहते हैं क्योंकि लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही जो घुलनशील प्रदूषक होते हैं वो मिट्टी में घुलकर नीचे भूजल में चले जाते हैं। याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए PM10, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सीसा और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं किया जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है भारत में इसके 8 प्रमुख शामिल हैं जिसमें आपका PM2.5, PM10, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड ये सभी शामिल हैं। जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका ऐसा कोई हैजार्डस इफेक्ट आपका स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं? ए फर्न और साइकस, बी शैवाल और लिवरवर्ट, सी लाइकेन और मांस और डी नीम और जलकुंभी। तो आपको बताना है इसमें से कौन से आपके रिलायबल इंडिकेटर्स हैं किसके? पॉल्यूशन के। आइए इसका आंसर देखते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, जो लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। और जहां पे भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां पे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मास होते हैं, मासेस, ये भी आपके वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रदूषण कम करना, बी जल परिवहन, सी जल विद्युत उत्पादन और डी सिंचाई में जल का उपयोग। तो आपको बताना है जो नमामि गंगे परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, जो नमामि गंगे योजना है ये आपका 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण पे नियंत्रित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह जीव है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता है। ए कीस्टोन, बी फ्लैगशिप, सी अम्ब्रेला और डी इंडिकेटर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कीस्टोन प्रजातियां। जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य नियंत्रक होती हैं और ये खत्म हो जाती हैं तो मान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप पास सी ऑटर की बात कर सकते हैं, टाइगर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कि जिनकी अनुपस्थिति में जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा असंतुलित हो जाता है। तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक अंतःक्रिया से क्या बनता है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी बायोम, सी खाद्य जाल और डी पर्यावरण। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं खाद्य श्रृंखलाओं की जो अंतःक्रियाएं होती हैं इससे पर क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से बनता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? कई मार्गों से होते हुआ कंप्लीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ए ऊर्जा, बी संख्या,
सी बायोमास और डी मिट्टी। तो आपको बताना है किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या होता है, हमेशा ही सीधा होता है, ये हमेशा सीधा मिलेगा आपको। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ही ट्रांसफर होती है, वो लेंडमान वाला रूल आप लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा सीधा बनता है। हाँ, जो आपके संख्या और बायोमास के जो पिरामिड है वो उल्टे हो सकते हैं, बट ये हमेशा सीधा रहता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा ए समान रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी बढ़ या घट सकती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जो लिंडमान साहब का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही, घटती क्या होती है? घटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? ए एशियन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, बी आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, सी अफ्रीकन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, डी अमेरिकन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपने AEPS का फुल फॉर्म पक्का इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एनर्जी, क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र है इसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1991 में प्रारंभ हुआ था। इसका काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक पहल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010 और डी 2011। तो आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारे क्या है? 2010, क्योंकि 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी और ये क्या है? सतत विकास सिद्धांतों को लागू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? ए गांव क्षेत्र, बी जलागम प्रबंधन, सी संसाधन संरक्षण तकनीक और डी जल संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, पर ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछा है? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसका? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई गांव क्षेत्र बसाया जाएगा तो वहां पर जंगलों को काटा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हैबिटेट होगा उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे कि आपका प्रदूषण होगा। बाकी जो आप जलागम प्रबंधन करेंगे वो भी अच्छा है, संसाधन तकनीक संरक्षण तकनीक लगाएंगे वो भी पर्यावरण पर अच्छा रहेगा, और जल संचयन करेंगे। तीनों के तीनों ही आपके पर्यावरण पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। जबकि जब विलेज यार्ड बनाएंगे, आप गांव क्षेत्र को बसाएंगे, तो वहां पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका चंबल क्षेत्र में स्थित है, और यही आपका गांधी सागर बांध भी है। और हाँ, ये जो है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा फेमस। याद रखेंगे ऑप्शन डी कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा, और प्लीज ईमानदारी से जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 सही हो रहे हो, या 20 में 20 सही हो रहे हैं। ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।